कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़की सिमोन भागती हुई दिखाई देती है जो अपना पेपर देने के लिए आती है। वो भागकर सीधा अपने दोस्तों के पास आती है। सिमोन उनसे बात कर ही रही थी, तभी वहाँ उसका डैड फ्रेडरिक भागता हुआ आता है। फ्रेडरिक उसके दोस्तों से कहता है कि जितना जल्दी हो सके यहाँ से किसी दूसरी जगह पर भाग जाओ। फ्रेडरिक अपनी बेटी को वहाँ से भगाकर ले जाने लगता है और कहता है कि कुछ ही देर में एक जहरीली बारिश होने वाली है। फ्रेडरिक अपनी गाड़ी लेकर तेजी से आगे की तरफ बढ़ रहा था। दूसरी तरफ पूरे शहर में काले बादल छा जाते हैं। यहाँ फ्रेडरिक अपनी पूरी फैमिली को लेकर यहाँ से दूर किसी बंकर में जा रहा था ताकि वो सब उस जहरीली बारिश से बच सकें। फ्रेडरिक अपने बेटे से सीट बेल्ट बांधने को कहता है और इसी दौरान उसका ध्यान भटक जाता है, जिससे उसकी गाड़ी दूसरी गाड़ी से टकरा जाती है और देखते ही देखते पूरी रोड वहाँ गाड़ियों से जैम हो जाती है। यहाँ फ्रेडरिक एक आदमी से उसकी गाड़ी आगे से हटाने के लिए कहता है, लेकिन आगे से रोड पूरी तरह बंद हो चुकी थी, इसलिए वो अपनी फैमिली को लेकर वहाँ से निकल पड़ता है और वो सब सीधा जंगल की तरफ भागते हैं। पीछे से उन्हें एक आदमी रोकता है, लेकिन वो किसी की नहीं सुनते और सीधा उस बंकर की तरफ बढ़ते हैं और जल्दी से उस बंकर तक पहुंच जाते हैं। यहाँ फ्रेडरिक जल्दी से अपना फिंगरप्रिंट लगाकर उस बंकर को खोल देता है और सब उसके अंदर चले जाते हैं। जैसे ही वो अंदर जाते हैं, पीछे आसमान से बारिश की पहली बूंद एक पत्ते पर आ गिरती है और तेज बारिश शुरू हो जाती है। बंकर के अंदर आते ही फ्रेडरिक अपनी फैमिली को पूरी तरह सैनिटाइज कर देता है ताकि वो उस जहरीली बारिश से बच सके। तभी फ्रेडरिक अपनी बीवी एलन के हाथ में एक डिवाइस देता है और कहता है कि इस डिवाइस में बंकर से जुड़ी सब मालूमात है। तभी फ्रेडरिक एक सूट पहनकर बाहर जाने के लिए तैयार हो जाता है। जाने से पहले फ्रेडरिक अपनी बेटी सिमोन से कहता है कि मुझे हर हाल में बाहर जाना होगा, क्योंकि मैं ही इस जहरीली बारिश को रोक सकता हूँ और अगर इसको रोका ना गया तो कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। लेकिन आगे से सिमोन उसे बाहर जाने से मना करती है, लेकिन फ्रेडरिक उसे कहता है कि मैं वादा करता हूँ हर हाल में वापस आऊंगा। वो उसे अपने भाई का ख्याल रखने के लिए कहता है और वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही सिमोन अपने मोबाइल पर देखती है तो वहाँ उसके दोस्त भी मुसीबत में थे, क्योंकि उसके दोस्तों के माँ बाप भी उस जहरीली बारिश की वजह से मारे जा चुके थे। ये देखकर वो बहुत घबरा जाती है। इधर एलन बच्चों के लिए चॉकलेट बना रही थी, लेकिन उसके चेहरे और कांपते हुए हाथों से साफ पता चल रहा था कि उसके अंदर भी खौफ बढ़ता जा रहा था। इसी दौरान उस बंकर का दरवाजा जोर जोर से कोई पीटने लगता है। यहाँ एलन उन्हें मना करती है और बताती है कि अगर तुम्हारे डैड होते तो वो खुद अपना फिंगरप्रिंट लगाकर अंदर आ जाते, इसलिए वो उन्हें उस आवाज को नजरअंदाज करने के लिए कहती है। लेकिन आगे से सिमोन अपनी माँ से कहती है कि हमें देखना चाहिए, क्या पता वो हमारे डैड ही हो, इसलिए वो तुरंत आकर उस बंकर का दरवाजा खोल देती है और उसके सामने वही आदमी खड़ा हुआ था जो पहले उन्हें जंगल के अंदर जाने से रोक रहा था। वो आदमी उस बारिश में पूरी तरह भीगकर इन्फेक्टेड हो चुका था और इसी दौरान वो सिमोन के भाई को पकड़कर बाहर खींचता है। लेकिन तभी एलन वहां भागकर उस आदमी पर कूद जाती है और इसी दौरान उस जहरीली बारिश की वजह से वो वहां तड़पने लगती है। वो दोनों को जल्दी अंदर जाने के लिए कहती है, इसलिए सिमोन तुरंत उस बंकर का दरवाजा बंद कर देती है। अपनी माँ को मरते देखकर वो वहां फूट फूट कर रोने लगते हैं, क्योंकि अब उनकी माँ उनके बीच नहीं रही। तभी सिमोन अपने डैड को कॉल करती है, लेकिन उसका डैड उसकी कॉल नहीं उठा रहा था, मतलब वो भी किसी खतरे में है। इसके बाद वो अपने भाई को रात के लिए सुला देती है। अगले दिन सिमोन का भाई वही डिवाइस देखता है जो उसके डैड ने उसकी माँ को दी थी। जब सिमोन उसे देखती है तो वहाँ उसे और भी बहुत सारे बंकर का मैप मिलता है, मतलब इस जंगल में बने ऐसे और भी बंकर मौजूद हैं। और यहाँ हमें पता चलता है कि फ्रेडरिक एक साइंटिस्ट था और उसकी कंपनी अपोलो ने ही ये सभी बंकर्स यहाँ बनवाए थे, क्योंकि फ्रेडरिक को पहले से पता था कि बहुत जल्द ही जहरीली बारिश होने वाली है, जिससे सभी लोग तड़प तड़प कर मारे जाते हैं। इसलिए वह मौके पर ही अपनी फैमिली को बंकर के अंदर ले आया था। ये देखकर वो जल्दी से दूसरे बंकरों में मदद के लिए वहाँ सिग्नल भेजती है, लेकिन उसकी बदकिस्मती वहाँ से उसे कोई भी सिग्नल नहीं मिलता। तभी उसके दिमाग में एक ख्याल आता है, तो वहाँ वो उस बंकर में रेडियो ढूंढने लगती है और खुशकिस्मती से उसे वहाँ वो रेडियो मिल जाता है और वो जल्दी से उस रेडियो पर मदद के लिए चिल्लाती है, लेकिन वहाँ भी सिग्नल नहीं आ रहे थे। ये देखकर वो अपने भाई को रेडियो का एंटेना ऊपर ले जाने के लिए कहती है और खुशकिस्मती से वहाँ सिग्नल आ जाते हैं और सिमोन तुरंत दूसरे बंकर से एक लड़के फ्लिप से बात करती है, लेकिन उससे पहले वो और बात कर पाती वहाँ सिग्नल कट जाते हैं। ये देखकर उसके भाई की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन रात दोबारा से उसे रेडियो में फ्लिप की आवाज आती है। वो उससे बात कर ही रही थी, तभी बदकिस्मती से एक बार फिर से सिग्नल कट जाते हैं। ऐसे ही दिन और महीने गुजरते जाते हैं और हमें पूरे 6 साल बाद का समय दिखाया जाता है, जहाँ रास्मस जवान हो चुका है और अब वो अपने डैड का इंतजार कर कर के थक चुका था। इसलिए वो सिमोन पर बहुत गुस्से होता है। इसलिए यहाँ अब सिमोन सोच में पड़ जाती है और उस बंकर से बाहर जाने का सोचती है। इसलिए जब रास्मस सो रहा था तब वो उसके कमरे का दरवाजा बंद कर देती है और उस वायरस से बचाव के लिए एक सूट पहनकर पूरे 6 साल बाद उस बंकर का दरवाजा खोलती है। और जैसे ही वो दरवाजा खोलकर बाहर आती है तो वहाँ हर तरफ उसे अपनी माँ की चीखें सुनाई देती हैं, लेकिन वो खुद को संभालते हुए आगे बढ़ती है और चलते चलते शहर की तरफ आ जाती है। आते ही वहाँ उसे एक साइन दिखाई देता है जो आगे की तरफ इशारा कर रहा था, जो यहाँ से पूरे 2500 मीटर दूर था। सिमोन उस साइन का पीछा करते करते एक बिल्डिंग के अंदर पहुँचती है, जहाँ उसे हर तरफ सिर्फ लाशों के ढेर ही दिखाई दे रहे थे। तभी वहाँ उसे एक कुत्ता देख लेता
लेता है और अचानक उसके पीछे पड़ जाता है। वो भागती भागती एक कमरे में छुप जाती है। अगली सुबह रस्मस नींद से उठकर उसके पास आता है तो सिमोने उसे बताती है कि कल रात में बंकर से बाहर गई थी और बाहर हर तरफ लाशों के ढेर पड़े हुए हैं और कोई भी जिंदा नहीं बचा है। ये सुनकर रस्मस थोड़ा सा घबरा जाता है, इसलिए वो उसे कहता है कि कल सुबह ही हम दोनों यहाँ से बाहर दूसरे बंकर की तरफ जाएंगे। लेकिन रात में अचानक एयर वेंट ब्लॉक हो जाते हैं और बंकर के अंदर ऑक्सीजन खत्म होने लगती है, जिससे वहाँ सिमोन बेहोश हो जाती है। लेकिन मौके पर ही रास्मस उसे वहाँ से घसीटता हुआ बंकर से बाहर ले आता है और बाहर आते ही वहाँ उन्हें कुछ लोग पकड़ लेते हैं जिन्होंने उस बंकर के एयर वेंट ब्लॉक किए थे, इसलिए वहाँ ऑक्सीजन खत्म हो गई थी। दरअसल जब उस रात सिमोन घर से बाहर गई थी तब उन लोगों ने उसे देख लिया था। वो दोनों को दोबारा बंकर के अंदर लेकर एक कमरे में बंद कर देते हैं। वहाँ वो लोग खाने का सामान ढूंढते हैं, लेकिन वहाँ सब खाना खत्म हो चुका था। इसलिए वहाँ उनका लीडर मार्टिन कहता है कि उन दोनों को यहीं अकेला सड़ने के लिए छोड़ दो और फिर सब वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन तभी सिमोन वहाँ उसे आवाज लगाती है और उसे बताती है कि मुझे ऐसे और भी बंकरों के बारे में पता है, लेकिन उनकी लोकेशन सिर्फ और सिर्फ मुझे ही पता है और उन बंकरों में ढेर सारा खाना पड़ा हुआ है। ये सुनकर मार्टिन सोच में पड़ जाता है और उन दोनों को अपने ग्रुप में शामिल कर लेता है। इसके बाद वो सब वहाँ से आगे बढ़ते हैं और थक हार कर वो एक जगह पर आराम करते हैं। यहाँ मार्टिन सिमोन को बताता है कि शायद हम ही इस दुनिया में अकेले बचे हैं, क्योंकि बाहर पूरी दुनिया उस जहरीली बारिश की वजह से तबाह हो चुकी है और जो लोग बचे हैं वो एक दूसरे को मार रहे हैं क्योंकि सब खाना खत्म होता जा रहा है। इसलिए मैं वहाँ खाना ढूंढने के लिए आया था और मुझे मजबूरन तुम्हें बंदी बनाना पड़ा। इसके बाद सीन कट होता है और हमें मार्टिन दिखाया जाता है क्योंकि वह सोल्जर था। वहाँ उसे एक औरत को मारने का कहा गया था जो उस बारिश से इन्फेक्टेड हो चुकी थी, लेकिन मार्टिन उस औरत के हाथ में बच्चा देखकर उस पर शूट नहीं कर पाता और उस इन्फेक्टेड औरत की वजह से उसके सारे साथी उस वायरस की चपेट में आ गए और उस औरत के साथ साथ सब मारे जाते हैं। लेकिन वह मौके पर अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग निकला था। इसके बाद सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ वे सब दूसरे बंकर्स की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन तभी वहाँ मार्टिन को कुछ शिकारी दिखाई देते हैं जिसे देखकर वह तुरंत नीचे छुप जाते हैं। वो शिकारी अपना ड्रोन वहाँ उड़ाते हैं और अचानक उन्हें एक लड़की भागती हुई दिखाई देती है। वो उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागते हैं। इसी का फायदा उठाकर मार्टिन सबको वहाँ से जाने के लिए कहता है, लेकिन सिमोन उसे मना कर देती है और कहती है कि हमें उस लड़की की जान बचानी चाहिए। इसलिए न चाहते हुए भी वो सब उसे बचाने के लिए भागते हैं और कुछ ही आगे जाने पर उन्हें वो लड़की उस बारिश के गंदे पानी में फंसी हुई मिलती है जो अब इन्फेक्टेड हो चुकी थी। इसलिए मार्टिन मौके पर ही उसे गोली से मार डालता है और वो वहाँ से आगे जाने लगते हैं। कुछ ही आगे जाकर वो एक बिल्डिंग के पास पहुँचते हैं। वहाँ आते ही उन्हें हर तरफ लाशों के ढेर दिखाई देते हैं। उस बिल्डिंग के अंदर आते ही वो सब वहाँ खिड़कियां और दरवाजों को मजबूती से बंद करने लगते हैं ताकि रात उन पर कोई भी बाहर से हमला न कर सके। उन्हें खुशकिस्मती से उस बिल्डिंग में पीने का साफ पानी भी मिल जाता है, इसलिए वो रात वहीं गुजारने का फैसला करते हैं। सुबह होते ही वो दोबारा से अपना सफर शुरू कर देते हैं और कुछ ही आगे आकर रास्मस का पैर उस जहरीली बारिश के पानी में धंस जाता है। जब मार्टिन को ये पता लगता है तो वो सबको उससे दूर रहने के लिए कहता है क्योंकि वो भी अब इन्फेक्टेड होने वाला था और तभी मार्टिन उसे शूट करने ही वाला था। वहाँ उसके सामने सिमोने आ जाती है और उसे गोली चलाने से मना करती है क्योंकि वो अपने भाई को खोना नहीं चाहती थी। लेकिन जब वहाँ एक लड़की बेट्राइस उसके जूते चेक करती है तो वो जूते वाटरप्रूफ थे और पानी ने उसके पैरों को जरा भी नहीं छुआ, इसलिए वो बच जाता है और वो सब दोबारा आगे की तरफ बढ़ते हैं और कुछ ही आगे आने पर उन्हें वो दूसरा बंकर मिल जाता है। यहाँ सिमोन जल्दी से अपना फिंगरप्रिंट लगाकर उस दरवाजे को खोल देती है। जैसे ही वे अंदर जाते हैं तो वहाँ उन्हें खाने का ढेर सारा सामान मिल जाता है जिससे वे सब कई दिनों के बाद अपना पेट भरते हैं। इधर सिमोन को एक मोबाइल मिलता है जहाँ उसे फ्रेडरिक के बॉस की एक वीडियो मिलती है। उसमें उसका बॉस उसे इमरजेंसी में स्वीडन आने के लिए कह रहा था। वो ये भी बताता है कि तुम ही सिर्फ एक ऐसे इंसान हो जो इस जहरीली बारिश को रोक सकते हो। इसीलिए सिमोन वो वीडियो मार्टिन को दिखाती है और कहती है कि हो ना हो मेरे डैड जरूर स्वीडन में ही होंगे। वो मार्टिन से कहती है कि हमें आज ही स्वीडन चलना चाहिए, लेकिन मार्टिन उसे साफ साफ मना कर देता है और बताता है कि मुझे नहीं लगता कि वहाँ कोई जिंदा होगा क्योंकि हमारे अलावा यहाँ कोई भी नहीं बच पाया। इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन सिमोन को अभी भी अपने डैड की फिक्र थी, इसलिए वो दोनों बहन भाई उसी दिन वहाँ से आगे की तरफ निकल पड़ते हैं। इधर बिएट्रिस और उसकी दोस्त आकर सिमोन और रास्मस के बारे में पूछती हैं। आगे से मार्टिन उनसे कहता है कि वो दोनों स्वीडन अपने डैड को ढूंढने के लिए निकल गए। ये सुनकर वो दोनों भी मार्टिन को अकेला छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं और उन्हें ढूंढने के लिए आगे बढ़ते हैं। कुछ ही आगे आकर वो सिमोन और उसके भाई रास्मस दोनों को ढूंढ लेते हैं। इधर मार्टिन और पैट्रिक ही सिर्फ उस बंकर में अकेले रह जाते हैं, इसलिए मार्टिन बहुत गुस्से में होता है। यहाँ सब दोस्त एक बार फिर से आगे बढ़ते हैं और एक बिल्डिंग में अपना पेट भर के खाना खाते हैं। वो खाना खाकर बैठे ही थे तभी वहाँ वो शिकारी आ जाते हैं, जिसे देखकर वो सब वहाँ से उल्टे पैर भाग निकलते हैं। लेकिन इधर भागते समय सिमोन बाकी दोस्तों से बिछड़ गई थी। वो उन्हें ढूंढते ढूंढते एक जगह आ पहुँचती है जहाँ उसे एक बच्चा खड़ा दिखाई देता है। लेकिन तभी उसे आसमान पर घने काले बादल
लेवल बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। इसीलिए वो उस बच्चे को लेकर वहाँ से भाग जाती है। वो बच्चा वहाँ भूख खत्म करने के लिए गोलियां लेने लगता है, लेकिन तभी सिमोन उसे कुछ खाना दे देती है और इसी दौरान उस बच्चे का बाप वहाँ आ जाता है और वो सिमोन को शिकारी समझकर अपना बच्चा लेकर वहाँ से चला जाता है। और जैसे ही वो बाहर आता है वहाँ उसे वो शिकारी घेर लेते हैं और वहाँ उसे बुरी तरह पीट डालते हैं। ये देखकर सिमोन घबराकर वहाँ से भाग निकलती है, लेकिन भागते हुए पीछे से उसे एक आदमी देख लेता है। इधर सिमोन जैसे ही एक बिल्डिंग में आती है वहाँ उसे उसके दोस्त मिल जाते हैं। वो उन्हें वहाँ से भागने के लिए कहती है, लेकिन तभी वही आदमी आ जाता है जिसने सिमोन को भागते देख लिया था। वो उनसे खाना मांगता है, लेकिन उनके पास खाना नहीं था, इसलिए वो आदमी रासमस को पकड़ लेता है और उसे मारने ही वाला था। तभी वहाँ मार्टिन आकर उस पर गन तान देता है। इसलिए डर से वो आदमी उसे चाकू घोंप कर वहाँ से भाग जाता है और रासमस वहाँ बुरी तरह तड़पने लगता है। इसलिए सिमोन मार्टिन से कहती है कि पास ही एक और बंकर है, हमें जल्दी से वहाँ जाना होगा। अब जैसे तैसे करके वो रासमस को लेकर वहाँ से उस बंकर की तरफ भागते हैं। वो जल्दी से उस बंकर तक पहुँच जाते हैं और अंदर आकर तुरंत रासमस के जख्म पर पट्टी करते हैं। इधर मार्टिन सिमोन को एक डिवाइस दिखाता है जिसमें पूरे शहर का मैप था। मार्टिन उसे बताता है कि इस मैप में जो दीवार है वहाँ जरूर वायरस नहीं होगा, क्योंकि ये गवर्नमेंट ने बनाई ही इसलिए होगी ताकि वायरस से इन्फेक्टेड लोग दूसरी तरफ ना जा सकें। अगर हम इस जगह पहुंच गए तो शायद हम बच सकते हैं। इधर रासमस का जख्म भी धीरे धीरे बढ़ रहा था। ये देख सिमोन मार्टिन से कहती है कि हमें किसी डॉक्टर की जरूरत है, नहीं तो रासमस की हालत और बिगड़ जाएगी। इसलिए आगे से मार्टिन भी मान जाता है और वहाँ सिमोन को उसकी दोस्त एक जगह की तरफ इशारा करती है और बताती है कि उस रास्ते से होकर तुम अंदर जा सकती हो, लेकिन वहाँ वो शिकारी भी मौजूद हैं, वो तुम्हें कभी भी पकड़ सकते हैं। लेकिन सिमोन के पास अपने भाई को बचाने के लिए कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए वो वहाँ से आगे की तरफ बढ़ती है। लेकिन तभी ऊपर से एक ड्रोन उसे चेस करने लगता है, जिससे बचकर वो जल्दी से एक बिल्डिंग के अंदर आ जाती है और इसी दौरान वहाँ वो शिकारी पहुंच जाते हैं और वो उसे गन पॉइंट पर ले लेते हैं। लेकिन तभी वहाँ सिमोन के दोस्त आकर उन्हें ढेर कर देते हैं। यहाँ मार्टिन उनसे उस दीवार के बारे में पूछता है, लेकिन वो आगे से साफ साफ इनकार कर देता है। इसी दौरान वहाँ जीन नाम का एक लड़का उस शिकारी के बाजू पर लगा एक सांप का टैटू देखता है, जिसे देखकर उसके अंदर एक अजीब सा डर बैठ जाता है और वो तुरंत मार्टिन से कहता है कि इन सब को मार डालो। इसलिए मार्टिन अपनी गन रिलोड करके उन्हें वहीं पर मार डालता है और वो सब रासमस को वहाँ से लेकर उसी डॉक्टर की तरफ बढ़ते हैं। वो आगे बढ़ ही रहे थे, तभी वहाँ जीन के दिमाग में उसी टैटू के बारे में ख्याल आता है। इसी के साथ सीन फ्लैशबैक में जाता है, जहाँ जीन एक घर पर रह रहा था। वहाँ 3 लोग थे, जिनमें एक छोटी लड़की और उसकी माँ और पिता थे। क्योंकि जीन की माँ और पिता उस वायरस से मारे गए थे, इसलिए उसे एक घर में पनाह मिल गई थी। एक दिन जब जीन उस घर में काम कर रहा था, तभी वहाँ शिकारियों की एक गाड़ी आती है। तब वो उस लड़की का बाप जाकर बाहर देखता है तो वो शिकारी उससे कोई बात पूछते हैं, लेकिन वो आगे से मना कर देता है और बात न बताने पर वो उसे वहीं पर गोली मार डालते हैं। इधर जीन भी उन्हें एक सुराख से देख रहा था। तभी वहाँ उसे वही आदमी दिखाई देता है जिसके हाथ में सांप वाला टैटू छपा हुआ था। ये देखकर जीन उस लड़की का मुंह जोर से दबाकर बंद कर देता है ताकि उसकी आवाज वो शिकारी न सुन ले। इसी दौरान वो शिकारी उस लड़की की माँ को भी पकड़कर वहाँ से ले जाते हैं। जब वो चले जाते हैं तब जीन उस लड़की के मुंह से हाथ हटा देता है, लेकिन जब वो देखता है तो वहाँ वो लड़की अपना दम तोड़ चुकी थी। ये देखकर जीन अंदर से पूरी तरह टूट जाता है। इसके बाद सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ वे सब एक जगह पर पहुँचते हैं। वहाँ वे ड्रोन की मदद से उस डॉक्टर के घर का पता लगाते हैं और पता लगाकर वो उस डॉक्टर के घर तक पहुँच जाते हैं और तभी वो उस डॉक्टर के घर का दरवाजा खटखटाते हैं। तभी वो डॉक्टर बाहर निकलकर उन पर गन तान देती है, लेकिन जैसे तैसे करके सिमोन उसे शांत करती है और मौके पर ही मार्टिन उसे सब कुछ बता देता है कि उन्हें उसकी मदद की बहुत जरूरत है। इसलिए वो उनकी मदद के लिए तैयार हो जाती है और वो डॉक्टर रासमस के जख्म पर टांके लगा देती है। इसी दौरान वो उसे बताती है कि रासमस का जख्म अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ, इसलिए हमें इसे टिटेनस का इंजेक्शन लगाना होगा। वो उनसे कहती है कि इंजेक्शन के लिए हमें एक बंकर में जाना होगा जो उसके घर के पास ही है। इसलिए वो तीनों उसी बंकर की तरफ बढ़ते हैं और आते ही सिमोन को वही बंकर दिखाई देता है जो उसके डैड की कंपनी अपोलो का था। डॉक्टर उसे बताती है कि मैं भी अपोलो कंपनी में काम करती थी, इसलिए मुझे भी यही बंकर दिया गया। अंदर आते ही वो डॉक्टर सिमोन के लिए एक इंजेक्शन तैयार करती है और उसे एक बेड पर बांध देती है। तभी वो डॉक्टर सिमोन को धक्का देकर उसे भी एक रस्सी से बांध देती है। वो उसे बताती है कि तुम्हारे ही डैड फ्रेडरिक की वजह से मेरी पूरी फैमिली जान से मर गई, यहाँ तक कि मेरे बच्चे भी उस बारिश की वजह से मारे गए। डॉक्टर उससे कहती है कि अगर तुम्हारे डैड वो एक्सपेरिमेंट न करते तो वो जहरीली बारिश न होती और आज मेरे बच्चे और मेरी फैमिली जिंदा होती। इधर बाकी दोस्त वहाँ उस डॉक्टर के घर से खाना ढूंढ रहे होते। तभी मार्टिन बाहर देखता है तो वही शिकारी आ चुके थे। यहाँ जब जीन देखता है तो बाहर वही शिकारी खड़ा था जिसके बाजू पर सांप का टैटू छपा हुआ था। इसे देखकर वह एकदम से चौंक जाता है, इसलिए वह एक गन उठाता है और बाहर आकर उस शिकारी को वहीं पर
ढेर कर देता है। लेकिन तभी वहाँ उसे वो शिकारी आकर पकड़ लेते हैं। ये देख बाकी बच्चे दोस्त वहाँ से भाग निकलते हैं। इधर वो डॉक्टर रासमस को वो जहरीला इंजेक्शन लगाने ही वाली थी, तभी वहाँ पैट्रिक आकर उसे गोली मार देता है और मौके पर ही सब वहाँ से भाग निकलते हैं और दोबारा से अपना आगे का सफर शुरू करते हैं। और कुछ ही आगे आने पर उन्हें दूर एक घर दिखाई देता है जिसके अंदर लाइट जल रही थी, मतलब वहाँ कोई रह रहा है, इसलिए वो उसके पास आ जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ एक आदमी उनके सामने आ जाता है। वो उन्हें अपने घर के अंदर रात